हेलो स्टूडेंट्स। दिस इज़ दीपाली। अभी हम आज चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे मैथ्स का, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमें सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन करनी पड़ेगी। हमें जानना होगा स्टैटिस्टिक्स में क्या कुछ है और हमें इसमें आगे क्या पढ़ना है, क्या कुछ किस चीज़ की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग। सो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ collection, analysis, presentation and organization of data तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टडी है किसी भी डाटा की कलेक्शन के लिए। हमने कोई डाटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, उसको प्रेजेंट किया और उसको ऑर्गेनाइज किया, इसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, पहले आपने पूरा उस पर कलेक्ट किया उसका इंफॉर्मेशन, फिर उसको एनालाइज किया, फिर प्रेजेंट किया एंड देन उसको ऑर्गेनाइज किया। अब डाटा इसमें कौन कौन सी तरह का होगा, हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें डाटा की। जैसे कि मार्क्सशीट हो गई आपकी, ठीक है। और क्या होगा, आप लोग बहुत सारे लोग गुड्स लेने जाते हैं, बहुत सामान लेने जाते हैं मार्केट में। तो आज की डेट में आपको उसका एक बहुत लंबा सारा बिल मिलता है, तो गुड्स प्राइस लिस्ट, ठीक है। और आप लोग सोचिए खुद और कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिस पे हम डाटा बनाते हैं, जैसे कि क्रिकेट मैच हो गया, और बाकी आप खुद देखिए, ठीक है। सो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, ये हो गया डाटा कि डाटा कौन कौन सा है। अभी हम आगे क्या करेंगे कि इस डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, डाटा को प्रेजेंट किन किन तरीक़ों से किया जाता है, कैसे करते हैं, ठीक है। सो डाटा को प्रेजेंट करने के लिए वी कैन प्रेजेंट डाटा बाय वेरियस वेज। बहुत सारे तरीके हैं डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। वी कैन प्रेजेंट डाटा बाय वेरियस वेज, लाइक जैसे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर छोटे लेवल के डाटा के लिए किया जाता है, जैसे कि टेबल। सबसे पहले जो हमारा डाटा जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो है टेबल, ठीक है। सेकंड है बार ग्राफ। सबके आपको एग्जांपल दिखाएंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से वेज हैं जो आपके सिलेबस में है, जिसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका टेबल, बार ग्राफ। एंड थर्ड इज हिस्टोग्राम एंड फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फिफ्थ इज पाई चार्ट एंड इट्सेट्रा। और बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल की फॉर्म में, बार ग्राफ के फॉर्म में, हिस्टोग्राम के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में। कुछ तरीके आपने पढ़े भी होंगे। अभी हम जो वेज हम करने लगे हैं वो है टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्योंकि पाई चार्ट आपने क्लास 8 में पढ़ा है, तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है आपकी चैप्टर में, तो ये वाला हम मेथड नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग कौन कौन सा करेंगे, टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सबसे पहले आप सबको मैं इसकी एक बता देती हूँ कि हम टेबल से, बार ग्राफ से, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले है टेबल। अब टेबल की फॉर्म में हम डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन टेबल फॉर्म। सबसे पहले हम क्या है, एक जगह पे हमने अमाउंट रख ली, जैसे 30.5 to 35.5 ये वेट है, ठीक है, कि
इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वेट किस किस के बीच में 30.5 से लेके 35.5 kg में। फिर 6 स्टूडेंट्स का वेट किसके बीच में है 35.5 टू 40.5। फिर 15 स्टूडेंट्स का वेट किसके बीच में 40.5 टू 45.5। ऐसे ही आगे दिया हुआ टोटल 36 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम हमेशा क्या लेते हैं FI यानी कि फ्रीक्वेंसी। सो ये है टेबल की फॉर्म में हमने डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है। सेकंड है बार ग्राफ की फॉर्म में हमने डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है। बार ग्राफ की फॉर्म में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मंथ्स हैं, दीज आर द मंथ्स। तो ये मंथ्स क्या है, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इसको हमने कोई एक्सिस दे दी, मान लीजिए इसको वाई एक्सिस दे दी और इसको हमने एक्स एक्सिस दे दी और इसको वाई एक्सिस दे दी। और यहाँ पे जन में कितने, मान लीजिए हमने इस पे बर्थडे पे बनाया कि जन में कितने बच्चों का बर्थडे आता है आपकी क्लास में। तो जन में कितने बच्चों का बर्थडे आता है, 3 स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है। फेब में कितने स्टूडेंट्स का आता है, 5 स्टूडेंट्स का। मार्च में कितने स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है, 8 स्टूडेंट्स का। अप्रैल में कितने स्टूडेंट का बर्थडे आता है, एक स्टूडेंट का। इसमें कॉमन चीज़ क्या है कि जो ब्रेथ है ना, सबकी ब्रेथ सबकी सेम रहती है, लेंथ जो है ना वो चेंज होती रहती है। ये बार ग्राफ के फॉर्म में हो गया कि जिसमें ब्रेथ जो है वो हमेशा सेम रहती है, चाहे वो 0 से जैन के बीच में हो, जैन से फेब के मार्च में। लेकिन जो लेंथ है वो चेंज होती रहती है। लेंथ छोटी से बड़ी भी हो सकती है, बड़ी से छोटी भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी डाटा को प्रेजेंट करने की एक बार ग्राफ फॉर्म हो गई। अभी नेक्स्ट हम फॉर्म करेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या है, हिस्टोग्राम अब आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल बार ग्राफ के जैसे सेम है। हाँ, ये उसके जैसे बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है इसका है, इसमें जो ब्रेथ है ना वो डिफर है, वो चेंज नहीं है। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे भी वाई एक्सिस है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें जो ब्रेथ है वो सेम नहीं है, ब्रेथ अलग है। अगर आप देखो तो ब्रेथ अलग है। लेंथ इसमें लेंथ भी अलग है, लेकिन इसमें 2 लेंथ सेम हो सकती हैं, एक साथ भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्रेथ है वो अलग अलग हो सकती है। अभी जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ पे भी हमने 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, यहाँ पे हमने ये वाली फ्रीक्वेंसी उठाई है। सो 0 से लेके 30 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे क्या है, 2 है। अब यहाँ से 30 से लेके 50 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है। यहाँ से 50 से लेके 70 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है। यहाँ पे 70 से लेके 90 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है। और यहाँ पे 90 से लेके 100 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। सो 80 से लेके 100 तक की। तो यहाँ पे ब्रेथ्स अलग है, तो इसीलिए इसको हिस्टोग्राम बोला गया है, बार ग्राफ नहीं बोला गया। बार ग्राफ में ब्रेथ सेम होती है। सो ये है हमारी थर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की थर्ड टाइप, दैट इज हिस्टोग्राम। अभी हम करेंगे हमारी लास्ट टाइप, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन में क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0 से लेके 500 तक की फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम 0 से लेके 500 तो एक्स एक्सिस पे प्लॉट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बार को ग्राफ को तोड़ देंगे। यहाँ पे हम स्केल को तोड़ के यहाँ पे हमें जहाँ से ज़रूरत है, जहाँ का डाटा हमें प्लॉट करना है, उसी डाटा से हम अपनी एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे 135 है, तो 135 पे कितने लोग हैं, 0 लोग हैं। यहाँ पे A पॉइंट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 0 लोग हैं। अभी यही है 145 पे, 145 पे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो इसको क्या दिया हुआ है, B पॉइंट दिया हुआ है। अभी 155 पे क्या है, 155 पे 10 लोग हैं, तो इसको 10 के साथ हमने किया हुआ है, इसको हमने C पॉइंट दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट है 165, 165 में क्या है, 20 लोग हैं, तो D दिया हुआ है, इसको D पॉइंट का हमने नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट है फॉर E पॉइंट, E पॉइंट के लिए क्या है, 175 के साथ 8 है। वैसे ही F के साथ 185 के साथ 6 है। वैसे ही 195 के साथ G में क्या है, 4 है। और जो H है 205, उसमें 205 के साथ क्या है, 0 पॉइंट। सो ऐसे ही ये फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन, और बाद में जितने भी डॉट्स होते हैं हम इन सबको ज्वाइन कर देते हैं, जिससे कि हमारा एक पॉलीगन फॉर्म में बन जाता है। सो ये है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन। यही 4 टाइप्स हैं, टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन, जो आपके आगे एक्सरसाइज में
जिसके रिलेटेड आपको समझाने वाले हैं, वरना इससे बाहर आपको समझ नहीं आएंगे। क्लियर। अभी तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा क्या होता है? सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा का स्टैटिस्टिक्स में मीनिंग है क्या है कि द टिपिकल वैल्यू और द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द होल कलेक्शन और द होल ऑब्जर्वेशन। तो जो मेन वैल्यू होती है, सेंटर की वैल्यू होती है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। अभी इस चैप्टर में आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पूरे चैप्टर में करनी होंगी, जो आपने पहले भी की होगी क्लास 8 में। दैट इज मीन, मीडियन एंड द थर्ड इज मॉड। तो ये 3 चीज़ें हैं, मीन, मीडियन एंड मॉड, जो हमें पूरे चैप्टर में करनी होगी। सबसे पहले हम तीनों की डेफिनेशंस कर लेते हैं और कर लेते हैं कि आगे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसको हमने कैसे करना है। सबसे पहले है हमारे पास मीन। मीन है, मीन का क्या मतलब है? मीन का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे कि हमारे पास मीन को हम 2 तरह के डाटा होते हैं और मीन को निकालने के भी 2 तरह के फॉर्मूला होते हैं। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है वो है रॉ डाटा के लिए, और दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है अनग्रुप डाटा के लिए। जो रॉ डाटा है, रॉ डाटा क्या है? जैसे कि मान लीजिए हम रॉ डाटा के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं, और उनकी जो वेट है वो है 42 kg, 44 kg, 46 kg, 50 kg और 58 kg। क्लियर। तो ये तुम्हारा एक तरह का रॉ डाटा है। अनग्रुप डाटा क्या होता है? जब जैसे मैंने आपको वो टेबल में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में टेबल में समझाया, वो एक अनग्रुप्ड डाटा है। क्लियर। तो अभी रॉ डाटा है, तो मीन का रॉ डाटा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? मीन फॉर रॉ डाटा, उसका क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीन को किससे डिनोट करते हैं। मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। क्लियर। तो एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ all observations, sum of all observations upon number of observations, upon number of observations। तो जैसे अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आएगा? 5, बिकॉज 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और सबका जो सम हो जाएगा, तो 42 + 44 अपॉन 46 + 50 + 58 अपॉन 5। तो अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमारे पास बहुत सारे सम आएंगे, हम उसमें सॉल्व कर लेंगे। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए बताई है कि मीन का जो रॉ डाटा है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। और मीन का जो अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो सेकंड है मीन का फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड डाटा। सो फॉर अनग्रुप्ड डाटा मीन का फॉर्मूला क्या है? समीशन fi अपॉन समीशन fi। अब इसमें आप कहोगे समीशन क्या है? समीशन इज द सम एंड fi इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। तो आगे जब हम फॉर्मूला करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। अभी मीडियन क्या है? मीडियन क्या है? मीडियन एक वो वैल्यू है जो कि जो डाटा है उसको हाफ ऑफ करके बांटता है और बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ मीडियन इज द वैल्यू of the observation, a median is the value of the observation which divides the data into 2 equal parts, the data into 2 equal parts।
असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो हमें उसको भी असेंडिंग ऑर्डर में करके ही तोड़ना होगा, और अगर वो मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं होता तभी हमें उसे असेंडिंग फॉर्म में लेके आना होगा। क्लियर? सो व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन ascending order। तो ये हो गया हमारी मीन की डेफिनेशन। अभी मीडियन की डेफिनेशन। सो अभी मीडियन को कैलकुलेट करने कैसे करते हैं? मीडियन को 2 बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। सो मीडियन को 2 बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 ऑड के बेसिस पे, नंबर 2 इवन के बेसिस पे। ऑड के बेसिस पे मीडियन को कैलकुलेट करते हैं और इवन के बेस में। अब इसके लिए भी फॉर्मूला है कि इसको कैसे करते हैं, तो अभी हम ये कर लेते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन सबसे पहले हम करते हैं ऑड के बेस पे। ऑड के बेस पे इसका क्या फॉर्मूला है? हमारे पास nth टर्म होगी कोई भी, जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि nth टर्म क्या होती है। बेसिकली ये टोटल होता है, हमारे पास जितनी फ्रीक्वेंसीज होती है ये उनका टोटल होता है। सो nth टर्म प्लस 1/2। सो ये हो गया हमारा ऑड के लिए कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। क्लियर? और इसमें जो n है वो ऑड होगा, इसमें n इज ऑड। सेकेंड है इवन के लिए। अब इवन के लिए हमारा क्या फॉर्मूला यूज होता है? nth टर्म अपॉन 2 प्लस nth टर्म अपॉन 2 प्लस 1, और इस पूरे को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और इसमें जो n होगा वो क्या होगा? n इज इवन। तो इसमें जो n होगा वो इवन होगा। सो दिस इज द, यहाँ पे 1 आएगा। तो बेसिकली क्या है? nth टर्म अपॉन 2 प्लस nth टर्म अपॉन 2 प्लस 1, उसमें 1 ऐड कर देंगे और इस पूरे को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। सो ये है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर ऑड एंड फॉर इवन। अभी जो हमारा थर्ड है वो है मॉड। अभी मॉड की बेसिकली क्या, मॉड की डेफिनेशन क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मान लीजिए कि आपकी क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं और उसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 50 kg है, तो मैक्सिमम उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50। तो मॉड क्या हो गया? आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का वेट का 50 हो जाएगा। सो मॉड की डेफिनेशन क्या होगी? द observation that occurs most frequently, that is the observation with maximum frequency, the observation with maximum frequency is called mode। तो ये है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा, जिसमें कि 3 चीजें हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो आगे जाके हम इसके सम्स करेंगे और जैसे जैसे सम्स करेंगे आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी कि मीन में और क्या क्या चीज़ें हैं, मीडियन में क्या है, मोड में क्या है। ये बेसिकली सबसे सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। मीन की डेफिनेशन है, मीडियन की डेफिनेशन है, मोड की डेफिनेशंस है। तो मीन क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या है? The observation that divides the data into 2 equal parts, it is called median। and mode क्या है? The observation that occurs most frequently, it is called the mode। तो ये है mean, median and mode।